Assalamualaikum dear students of class 6th. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, in today's video lecture, our topic of discussion is area. By understanding this very concept, हमारी exercise 16 भी हो जाएगी. तो इस एरिया के एक्चुअल कंसेप्ट को डील करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितनी भी हमारे पास में ज्योमेट्रिकल फिगर्स है बेटा, उनके साथ हम एक कंसेप्ट एसोसिएट करते हैं जिसको बोला जाता है मेंसुरेशन. उनकी मेंसुरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स से आपका मतलब क्या? असल में मेंसुरेशन एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स को नापने का तरीका सीखते हैं. मेंसुरेशन इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी मेजर द ज्योमेट्रिकल फिगर्स. अपने ज्योमेट्रिकल फिगर्स को नापने का जो तरीका होता है एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ा जाता है जिसको बोला जाता है बेटा मेंसुरेशन. मान लीजिए कि आपके पास में एक ज्योमेट्रिकल फिगर है सर्कल. सर्कल को मेजर करने का मतलब इसका पेरीमीटर निकालना है, जो इसका सर्कमफेरेंस भी होता है 2πr जिसका वैल्यू होता है. और इसका एक और नापने का मतलब है कि इसका एरिया हम निकालें जिसका वैल्यू होता है पाई r स्क्वायर. यानी कि अगर हमारे पास में ज्योमेट्रिकल फिगर सर्कल है, इसकी मेंसुरेशन डिस्कस करने का मतलब इसकी टोटल बाउंड्री लेंथ हम निकालें जिसको इसका पेरीमीटर बोला जाता है, यानी कि सर्कमफेरेंस बोला जाता है, जिसका वैल्यू 2πr होता है. इसी तरीके से इसकी मेंसुरेशन निकालने का मतलब, इसकी मेंसुरेशन डिस्कस करने का मतलब इसका एरिया निकालने से हमारा है, दैट्स पाई r स्क्वायर. ठीक है बेटा. इसी तरीके से हमने आपको बताया था सॉलिड्स को पढ़ाते समय हमारे पास में सबसे सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर है वो है बेटा पॉइंट. कौन है बेटा? पॉइंट है. उसके बाद में बेटा है दूसरी लाइन सेगमेंट. और तीसरा जो हमारे पास में ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है उसको बोला जाता है प्लेन फिगर्स, या क्लोज्ड हो या ओपन हो बेटा. उसके बाद में तीसरा जो ज्योमेट्रिकल फिगर हमारे पास में दैट सॉलिड्स, जिनको 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स भी बोला जाता है. जो हमारे पास में सबसे सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है जो कि पॉइंट है बेटा, इसकी मेंसुरेशन हम डिस्कस नहीं करते बिकॉज पॉइंट इज दैट विच इज हैविंग नो पार्ट. इसका कोई पार्ट नहीं होता है, न इसकी लेंथ है, न इसके ब्रेड्थ है, तो न इसकी हाइट है. इसके साथ हम कोई ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट एसोसिएट नहीं करते. एज अ रिजल्ट पॉइंट को नापना या ना नापना एक जैसा बेटा. उसके बाद में अगर हम लाइन सेगमेंट की मेंसुरेशन को डिस्कस करेंगे, यहाँ पे अगर हमारे पास में लाइन सेगमेंट ए भी है, मैं आपको बताऊंगा इसकी मेंसुरेशन को डिस्कस करो. आप बताओगे सर इसकी मेंसुरेशन डिस्कस करने का मतलब इसकी लेंथ निकालना है. मान लीजिए ये कुल मिला के हमारे पास में जो लाइन सेगमेंट है 5 सेंटीमीटर है, तो और हमने इसकी ये लेंथ नापी और हमने बताया इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है. हम बताएंगे कि हमने इसकी मेंसुरेशन को डिस्कस किया. इसी तरीके से अगर हमारे पास में प्लेन कोई भी फिगर है, प्लेन फिगर कोई भी, मान लीजिए कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की मेंसुरेशन डिस्कस करने का मतलब इसका पेरीमीटर निकालना है, जिसके लिए हमने पढ़ी है फॉर्मूला. अगर हमारे पास में ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ L है और ब्रेड्थ B है, लेंथ L है और ब्रेड्थ B है बेटा. इसका जो पेरीमीटर है वो बाय मींस ऑफ अलजेब्रिक फार्मूला निकाला जाता है, दैट्स 2s ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2s ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ. दिस इज द अलजेब्रिक फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. इसका मतलब हमारे रेक्टेंगल की मेंसुरेशन को डिस्कस करने का मतलब इसका पेरीमीटर निकालना है. और इसी रेक्टेंगल की मेंसुरेशन डिस्कस करने का मतलब है कि इसका एरिया हम निकाले. क्या निकाले? एरिया निकाले, जो कि आज हमारा मोटिव होगा कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है और व्हाट आर द यूनिट्स टू मेजर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. इसी तरीके से अगर हमारे पास में कोई सिलेंडर है, सिलेंडर हमारे पास में एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, ठीक है, सिलेंडर हमारे पास में एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जो कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर है. ठीक है बेटा. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है रेडियस इसका और इसकी हाइट होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम इस सिलेंडर की मेंसुरेशन आपको बताएंगे कि इसकी मेंसुरेशन को डिस्कस करो, जो कि आपको हायर क्लासेस में करनी है. इसकी मेंसुरेशन को डिस्कस करने का मतलब इसका सरफेस एरिया निकालना है. क्या? सरफेस एरिया. अगर हमने सिलेंडर का सरफेस एरिया निकाला, हम बोलेंगे हमने इसकी मेंसुरेशन को डिस्कस किया. नॉट ऑल, बल्कि एक और ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है इसके साथ एसोसिएट किया जाता है जिसको बोला जाता है इसका वॉल्यूम. और हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाला तो हम बोलेंगे हम इसकी असल में सिलेंडर की असल में हम क्या करते हैं डिस्कस यहाँ पे सर मेंसुरेशन डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. इसका मतलब सिलेंडर की मेंसुरेशन से हमारा मतलब टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. अब ये जो हमारे पास में बेटा एरिया है, एरिया किन का होता है? एरिया हमेशा 1 डायमेंशनल फिगर का एरिया नहीं होता है. 0 डायमेंशनल फिगर जो कि हमारे पास में पॉइंट होता है उसका भी एरिया नहीं है. 3 डायमेंशनल फिगर्स का सरफेस एरिया होता है बेटा. एरिया खाली सिंपली नहीं होता है. इसका मतलब जो हमारे पास में जो एरिया का कंसेप्ट है असल में ये एसोसिएट किन के साथ हम करते हैं? वी आर रिलेटिंग द कंसेप्ट ऑफ बेटा एरिया विद द 2 डायमेंशनल प्लेन क्लोज्ड फिगर्स.
प्लेन क्लोजर ज्योमेट्रिकल फिगर्स। जैसे हमारे पास में रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो, या पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, ऑक्टागन है, नैनोगन है, या जैसे कि सर्कल है, या इलिप्स हमारे पास में एक और ज्योमेट्रिकल फिगर है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इसके एरिया का कंसेप्ट हम डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे डिस्कस क्या करना है बेटा, हमारा मोटिव है कि हम डिस्कस करें कि व्हाट डू यू मीन बाय एरिया ऑफ प्लेन क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ठीक है, देखिए बेटा, जितने भी हमारे पास में प्लेन क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती है बेटा, उनके साथ हम दो ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट एसोसिएट करते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं बेटा, अगर हमारे पास में कोई प्लेन क्लोज्ड फिगर है, मान लीजिए हमारे पास में ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इनकी मेंसुरेशन को डिस्कस करने के लिए हम इस रेक्टेंगल के साथ दो ज्योमेट्रिकल आइडियाज एसोसिएट करते हैं। एक तो इसका पेरीमीटर जिसका वैल्यू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, और दूसरा इसका एरिया, ठीक है, जिसका वैल्यू हम अभी इसका निकालेंगे बेटा। ये जो बेटा पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल है, आपको पता होगा, हमने ये डिस्कस किया था पिछली वाली एक्सरसाइज में कि पेरीमीटर ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल फिगर और प्लेन क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर इज डिफाइंड एज द टोटल बाउंड्री लेंथ, यानी कि कुल मिला के इस रेक्टेंगल के चार साइड्स का सम कितना है, लेंथस का सम कितना है, वो इसका पेरीमीटर कहलाएगा। लेकिन एरिया का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर ये प्लेन क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर है, इसके पेरीमीटर के अंदर अंदर जो ये सरफेस आ रही है बेटा, जिसको हमने यहाँ पे शेड किया, जिस सरफेस को हमने इस रेक्टेंगल के विदिन इट इज पेरीमीटर शेड किया, उस सरफेस का जो वैल्यू होगा ना बेटा, उसी को बोला जाता है इसका एरिया। फिर से मैं यहाँ पे लिखूंगा डेफिनेशन ऑफ एरिया। क्या डेफिनेशन ऑफ एरिया, डेफिनेशन ऑफ एरिया से आपका मतलब क्या, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ एरिया ऑफ प्लेन क्लोज्ड फिगर्स हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। एरिया इज डिफाइंड एज एरिया ऑफ प्लेन क्लोज्ड फिगर, प्लेन क्लोज्ड figure is defined as the value of surface within its perimeter, बेटा अगर हमारे पास में कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर होगी, उसके पेरीमीटर के अंदर अंदर जो सरफेस आ रही है बेटा, उसका वैल्यू कितना है, उसी को बोला जाता है बेटा उसका एरिया। इट इज मेजर्ड इन, इसके लिए यूनिट क्या बेटा, इट इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स। ये हम डिस्कस करेंगे अभी। देखिए बेटा, जब भी हमारे पास में कोई क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी का मतलब कोई भी चीज जो हम नाप सकते हैं, जैसे फिजिक्स में आपने बहुत सारी क्वांटिटीज पढ़ी होगी, जैसे मास है उसका अपना यूनिट है किलोग्राम, जैसे लेंथ है उसका अपना यूनिट है मीटर, जैसे टाइम है उसका अपना यूनिट है सेकंड, ठीक है, जैसे एंगल है उसका अपना यूनिट है डिग्री। इसी तरीके से अगर पेरीमीटर हमारे पास में, पेरीमीटर हमने पिछले वाली एक्सरसाइज में डिस्कस किया था, पेरीमीटर हमारे पास में एक क्वांटिटी है, बट दैट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन क्वांटिटी है, उसको हम नाप सकते हैं। जब भी हम पेरीमीटर किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का निकालते थे, उसके साथ अपने प्रिस्क्राइब्ड यूनिट्स एसोसिएट करते थे ना, वो जो प्रिस्क्राइब्ड यूनिट्स थे वो लेंथ के यूनिट्स हुआ करते थे, बिकॉज पेरीमीटर इज नथिंग, इट इज द लेंथ, देयरफॉर द यूनिट्स एसोसिएटेड विद द पेरीमीटर आर सिमिलर टू दैट ऑफ द यूनिट्स ऑफ लेंथ। यानी कि हमारे पास में जो पेरीमीटर आता था, उसके साथ हम मीटर का यूनिट एसोसिएट करते थे, सेंटीमीटर का यूनिट एसोसिएट करते थे, मिलीमीटर का यूनिट एसोसिएट करते थे, किलोमीटर का यूनिट एसोसिएट करते थे, डेसीमीटर, सो एंड सो फोर्थ। यानी कि जो यूनिट्स हमारे पास में लेंथ के हुआ करते थे, वही हम अपने ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट यानी कि पेरीमीटर के साथ भी एसोसिएट किया करते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में और हम देखेंगे एरिया क्या होता है बेटा। एरिया सिंस बीइंग इज कैलकुलेटेड फॉर द टू डायमेंशनल फिगर्स, एज अ रिजल्ट एरिया की जो यूनिट्स है बेटा वो स्क्वायर यूनिट्स है। स्क्वायर यूनिट्स का मतलब या तो बेटा किलोमीटर स्क्वायर, या तो किलोमीटर स्क्वायर एरिया हो सकता है, या तो मीटर स्क्वायर एरिया हो सकता है, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, या तो मिलीमीटर स्क्वायर हो सकता है, या तो डेसीमीटर स्क्वायर हो सकता है। यानी कि दीज आर एक्चुअली द यूनिट्स ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर्स। अब सवाल है ये 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कितना होता है। देखो बेटा, अगर मैं एक स्क्वायर ले लूंगा, क्या ले लूंगा बेटा, स्क्वायर, जिसका हर एक साइड 1-1 किलोमीटर होगा। क्या होगा बेटा, 1-1 किलोमीटर। अगर इसका एरिया हम निकालने की कोशिश करेंगे, दैट इज इक्वल टू
जो हमारे पास में स्क्वायर होता है बेटा, उसका अगर हर एक साइड ए से डिनोट किया जाएगा, उसका जो एरिया आता है बेटा दैट इज गिवन बाय द अलजेब्रिक फार्मूला दैट इज ए स्क्वायर, साइड इनटू साइड, साइड इनटू साइड, साइड इनटू साइड फार्मूला, साइड फार्मूला गिव्स अस द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अगर हम इस स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, इसका साइड का वैल्यू कितना है सर 1 किलोमीटर है, इसलिए इसका एरिया कितना आएगा दैट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर मल्टीपल बाय 1 किलोमीटर, वो कितना आएगा दैट इज 1 इंटू किलोमीटर वाई का बेटा किलोमीटर स्क्वायर, जैसे एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2 इंटू टू स्क्वायर, 3 इंटू थ्री स्क्वायर, इसी तरीके से 1 किलोमीटर इंटू किलोमीटर दैट इज किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि इस स्क्वायर के अंदर अंदर जो ये सरफेस का वैल्यू है बेटा, इसको बोला जाता है 1 किलोमीटर स्क्वायर या 1 स्क्वायर किलोमीटर, और आर इसको बोला जाता है 1 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये हमारे पास में एक यूनिट है एरिया निकालने का। दूसरा यूनिट ये भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे बताया आपको मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। 1 मीटर स्क्वायर किस एरिया को बोला जाता है, अगर मेरे पास में ये स्क्वायर है, इसका हर एक साइड इस टाइम 1 मीटर है, अगर मैं इसकी सरफेस इस स्क्वायर के जो परिमीटर बेटा, उस परिमीटर के अंदर अंदर जितनी सरफेस है बेटा, अगर उसका वैल्यू निकालना चाहूंगा वो इसका एरिया कहलाएगा। लेकिन ये तो स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, साइड इनटू साइड, सिंस साइड ऑफ दिस वेरी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर, देयरफॉर इसका एरिया आएगा बेटा a इंटू ए, दैट विल बी 1 मीटर मल्टीपल बाय 1 मीटर, विच इंप्लाइज दैट जो हमारे पास में इसका एरिया आएगा दैट इज 1 मीटर इंटू मीटर, वो मीटर स्क्वायर आएगा। इसका मतलब इस स्क्वायर के परिमीटर के अंदर अंदर, किस स्क्वायर के परिमीटर के अंदर अंदर जिसका हर एक साइड यहाँ पे हमने लिया 1 मीटर, जो सरफेस का वैल्यू है बेटा उसको बोला जाता है 1 मीटर स्क्वायर, या तो और हम बोल सकते हैं 1 स्क्वायर मीटर। इसी तरीके से हमारे पास में एरिया के यूनिट्स ऐसे हो सकते हैं, मसलन मैंने यहाँ पे ये स्क्वायर लिया, इसका हर एक साइड में ले सकता हूँ बेटा 1 सेंटीमीटर, कितना 1 सेंटीमीटर दिस टाइम, 1 सेंटीमीटर दिस टाइम। अगर मैं इस स्क्वायर के परिमीटर के अंदर अगर मैं देखूंगा सरफेस का वैल्यू कितना होगा, वो आएगा बेटा इसका एरिया आएगा, बिकॉज ये फिर से स्क्वायर है, इसका जो एरिया आएगा साइड स्क्वायर की फॉर्मूला से आएगा, वो आएगा बेटा 1 सेंटीमीटर मल्टीपल बाय 1 सेंटीमीटर, दैट्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे पास में कोई ऐसा स्क्वायर भी हो सकता है जिसका हर एक साइड बेटा 1 डेसीमीटर हो सकता है, उसके परिमीटर के अंदर अंदर जो सरफेस का वैल्यू आएगा वो 1 डेसीमीटर स्क्वायर या 1 स्क्वायर डेसीमीटर होगा। इट मीन्स दैट आप याद रखोगे बेटा, एरिया किसी भी प्लेन क्लोज्ड फिगर का डिफाइन कैसे होता है, वैल्यू उस सरफेस का जो उस प्लेन क्लोज्ड फिगर के परिमीटर के अंदर अंदर होगा, विद इन इट इज परिमीटर, मतलब पेरीमीटर के अंदर अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊंगा कि सर्कल का एरिया मुझे चाहिए, मैं आपको बताऊंगा जो सर्कल का सरकमफेरेंस है, जो इसकी बाउंड्री है, जो इसका पेरीमीटर है, इस पेरीमीटर के अंदर अंदर जो सरफेस का वैल्यू है ना बेटा, उसी को बोला जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, जिसका वैल्यू पाई आर स्क्वायर फार्मूला हमें देती है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से अगर मेरे पास में रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ एल है, ब्रेडथ बी है, इसके पेरीमीटर के अंदर अंदर जो सरफेस का वैल्यू है वही निकालेंगे अगर हम, तो उसी को बोला जाएगा इसका एरिया। उसके बाद मैंने बताया कि जो एरिया है, एरिया बीइंग ए क्वांटिटी, तो जब भी हमारे पास में कोई क्वांटिटी होती है, कोई भी चीज जब हम नापते हैं तो उसको नापने के बाद उसके साथ अप्रोप्रिएट यूनिट्स एसोसिएट करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास में जो एरिया है बेटा इसकी अप्रोप्रिएट यूनिट स्क्वायर यूनिट्स है, मसलन वो किलोमीटर स्क्वायर हो सकता है, वो मीटर स्क्वायर हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर या डेसीमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया किसको बोला जाता है, 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 किलोमीटर स्क्वायर या 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, उस एरिया को बोला जाता है जो ऐसे स्क्वायर के पेरीमीटर के अंदर अंदर आएगा जिसका हर एक साइड 1-1 किलोमीटर होगा। इसी तरीके से 1 मीटर स्क्वायर एरिया कौन कहलाता है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया वो एरिया होगा जो एक स्क्वायर के इनसाइड में होगा जिसका हर एक साइड 1-1 मीटर होगा। इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वो एरिया होगा जो ऐसे एक स्क्वायर के अंदर अंदर सरफेस आएगी जिसका हर एक साइड 1-1 सेंटीमीटर होगा। होप यू हैव अंडरस्टूड इट बेटा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास में है वो क्या आती है बेटा, इसके लिए आपको डेरिवेशन नहीं पढ़नी है। किसके लिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाय द फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, इसके लिए आपको डेरिवेशन नहीं देनी है, लेकिन हम आपको एक ऑब्जर्वेटरी मेथड बताएंगे। मान लीजिए हमारे पास में ये बेटा, ये हमारे पास में एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ सपोज 4 सेंटीमीटर है, और जो इसकी ब्रेड्थ है बेटा वो है 2 सेंटीमीटर।
जब अलजेब्रिकली देखा गया, इसका जो एरिया निकलता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ निकलता है, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट विल बी एक्चुअली 4 into 2, 4 into 2, that will be, which implies that area of this very rectangle will be equal to 4 2s are 8 बेटा, 8 मीटर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास में जो यूनिट्स ऑफ यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ थे वो सेंटीमीटर थे, तो एरिया की यूनिट्स क्या होगी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, एरिया यहाँ पे इसका आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि इसका एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सर इसका मतलब ये कि अगर हम अपने यूनिट्स को लाएंगे, यूनिट्स हमारे पास में कौन है सर, हमारे पास में यूनिट एक है 1 किलोमीटर स्क्वायर, दूसरा यूनिट है 1 मीटर स्क्वायर, तीसरा यूनिट है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथा यूनिट है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, या उसके बाद भी अभी बहुत सारे यूनिट्स है। देखिए बेटा, अब हमारे पास में जितने भी यूनिट्स है, जितने भी इनमें से यूनिट्स है, कौन से यूनिट्स हमने इस्तेमाल किए इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए, सर सेंटीमीटर वाले यूनिट्स, स्क्वायर सेंटीमीटर वाले यूनिट्स या 1 सेंटीमीटर वाले यूनिट्स। इसका मतलब अगर हम ये एक स्टैंडर्ड लाएंगे, स्टैंडर्ड लाएंगे, किसका स्टैंडर्ड, एक यूनिट स्क्वायर का स्टैंडर्ड। मसलन ये हमारे पास में एक स्क्वायर हमने लाया, ठीक है, जिसका हर एक साइड बेटा 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर इसकी सरफेस का वैल्यू देखा जाएगा इनसाइड 8, वो किसके बराबर आएगा, साइड स्क्वायर, बिकॉज ये स्क्वायर है बेटा, इसका एरिया किसके बराबर आएगा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर बेटा, वो आएगा 1 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा इस सरफेस का वैल्यू हमारे पास में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। इट इज अ नोन सरफेस टू अस, वी नो दैट व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ द सरफेस विद इन द स्क्वायर, दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी स्क्वायर को लाया गया, क्या किया गया, लाया गया, फिर उसके बाद में यहाँ पे इसको पेस्ट किया गया, मतलब रखा गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको रखा गया, एक स्क्वायर ऐसे, दूसरा स्क्वायर ऐसा ही लाया गया और इस रेक्टेंगल के सरफेस के ऊपर ओढ़ा गया, दूसरा स्क्वायर ऐसे, तीसरा स्क्वायर लाया गया और यहाँ पे रख दिया गया, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो ऐसे चौथा स्क्वायर लाया गया, फिर एक और स्क्वायर लाया गया, यहाँ पे रखा गया, यहाँ पे रखा गया, यहाँ पे रखा गया, और देखा गया कि हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ सच टाइप आर रिक्वायर्ड टू कवर द होल सरफेस ऑफ दिस रेक्टेंगल, whole surface of this rectangle having length 4 centimeter and width और ब्रेड 2 सेंटीमीटर। देखा गया वो इस तरीके के स्क्वायर्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर्स लाए गए, लेकिन हर एक स्क्वायर का एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, इसका भी एरिया बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब इस रेक्टेंगल की पूरी सरफेस को ऐसे कितने स्क्वायर हमें जरूरत पड़े इसकी सरफेस को ढकने के लिए, सर 8 स्क्वायर जरूरत पड़े। इसका मतलब है कि इस रेक्टेंगल का एरिया बाय ऑब्जर्वेशन देखा गया कि वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास में डायरेक्टली एक फार्मूला से भी मिलता है हमें। कौन सी फार्मूला, हम अपने इस रेक्टेंगल की लेंथ को मल्टीपल करेंगे किसके साथ, इसकी ब्रेड्थ के साथ, 2 के साथ, 4 2 आर 8, वो डायरेक्टली आ गया। यानी कि जो ये अलजेब्रिक फार्मूला हमें एरिया निकाल के देती है, वैल्यू निकाल के देती है इस रेक्टेंगल के एरिया का, वही एरिया हमें मिलता है एक्चुअल मेथड से। फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपना वेट बेटा मुझे अपना वजन नापना होगा, मुझे अपना वेट देखना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, मैं एक साइड से अपने आप को बैलेंस में, एक साइड के बैलेंस के एक साइड में अपने आप को डालूंगा, दूसरे साइड में हम इस स्टैंडर्ड लाएंगे वेट का। वो स्टैंडर्ड कौन है, किलोग्राम, 1 किलोग्राम हम लाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने जो हमारे पास में बैलेंस है उसके दूसरे पायने में किलोग्राम्स लाए, असल में मैं अपने वेट को कंपेयर कर रहा हूं उन किलोग्राम्स के वेट के साथ। फॉर एग्जांपल मेरे वेट को कंपेयर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए 60 किलोग्राम्स हमने डालने पड़े उस बैलेंस के दूसरे पायने में। इसका मतलब 60 किलोग्राम्स आर एनफ टू बैलेंस माय वेट। एज ए रिजल्ट मेरा जो वेट है बेटा वो कितना है, 60 किलोग्राम। इसी तरीके से अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाहेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, असल में इसकी पूरी सरफेस को जो विद इन इट्स पेरीमीटर है कंपेयर करना पड़ेगा इन अप्रोप्रिएट यूनिट्स के साथ। 1 किलोमीटर स्क्वायर के साथ नहीं, 1 मीटर स्क्वायर के साथ नहीं, बिकॉज वो इनकन्वीनियंट रहेगा। यहाँ पे जो कन्वीनियंट स्क्वायर होगा जिसके साथ हम इसके सरफेस को नापेंगे वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हम देखेंगे कितने ऐसे स्क्वायर हमें जरूरत पड़ेगी इस पूरे रेक्टेंगल की सरफेस को ढकने के लिए। वो कितने आ गए, वो 8 आ गए। एज ए रिजल्ट इसका एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 का कितना होगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंस
8 squares are required to balance to cover the surface of this whole rectangle. As a result इसका एरिया आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखा गया, ऑब्जर्व किया गया इसकी लेंथ कितनी है 4 और ब्रेड्थ कितनी है 2, तो एज ए रिजल्ट 4 2 8, यानी कि वही जो हमने ऑब्जर्वेटरी मेथड एक्चुअल मेथड से देखा वही हमें इस फार्मूला से भी मिलता है। एज ए रिजल्ट इट इज अ वेल नोन फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका मतलब आज के बाद में जब भी आपको कोई भी बोलेगा, कोई भी बंदा बोलेगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होगा, आप बताओगे बेटा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाय द फार्मूला दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। Whatever rectangle you have, if you know its length, if you know it is breadth, you can calculate it is area by means of the formula length into breadth. Okay बेटा, बेटा जी इसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला क्या है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हम डायरेक्ट से इसकी एक्सरसाइज को यहाँ पे कंसल्ट करेंगे बेटा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो 16B एक्सरसाइज का है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। हमारे पास में कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर है, इनका एरिया निकालना है। पहली जो ज्योमेट्रिकल फिगर है इसके ए पार्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए पार्ट में जो हमारे पास में ज्योमेट्रिकल फिगर है वो एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ हमें दी गई है 30 मीटर और जो इसकी ब्रेड्थ है बेटा वो 20 मीटर। कितनी है, 20 मीटर। हमें इसका एरिया बोला गया है, इसके एरिया को कैलकुलेट करो। इसके एरिया को कैलकुलेट करने का मतलब इसके पेरीमीटर के अंदर अंदर जो सरफेस का वैल्यू आएगा उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, ए पार्ट का हियर डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल आर, हियर डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल आर, डायमेंशंस इस रेक्टेंगल की क्या है, लेंथ बेटा है बेटा 30 मीटर और उसके बाद में ब्रेड्थ अगर हम देखेंगे वो 20 मीटर है, ठीक है। देयरफॉर इट इज एरिया। एरिया कौन सी फॉर्मूला हमें देगी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो वो किसके बराबर आएगा 30 मल्टीपल बाय 20 विच इज इक्वल टू 3 2 600, लेकिन यूनिट्स क्या हो गए, मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका एरिया 30 मीटर स्क्वायर है। सर इसका मतलब ये है कि अगर हम ऐसे स्क्वायर्स लाएंगे जिनका हर एक साइड 1 मीटर होगा और उसकी सरफेस का वैल्यू होगा कुल मिला के 1 मीटर स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर्स हमें 600 स्क्वायर्स हमें जरूरत पड़ेगी इस पूरे रेक्टेंगल की सरफेस को ढकने के लिए। इसी का मतलब है कि इसका एरिया 600 मीटर स्क्वायर है, या तो हम बोल सकते हैं इसका एरिया 600 स्क्वायर मीटर है, या तो हम बोलेंगे इसका एरिया 600 मीटर स्क्वायर है, या तो 600 स्क्वायर मीटर भी इसको बोला जाता है, वर्बली अगर पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरी वाली ज्योमेट्रिकल फिगर जो इसकी यहाँ पे दी है, इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट बी में, वहां पे भी हमें रेक्टेंगल दिया गया है, उसकी लेंथ दी गई है, ब्रेड्थ दी गई है, उसका एरिया आप निकाल सकते हो खुद, ठीक है। उसके बाद में जो इसका सी पार्ट है बेटा, वहां पे हमें एक स्क्वायर दिया गया है, क्या दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है, और उसका भी एरिया हमें बोला गया है नापो, ठीक है। अच्छा, उसका एरिया नापने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर की उस फिगर को बनाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि वो जो स्क्वायर हमें दिया गया है वो ये दिया गया है और इसका हर एक साइड बेटा दिया गया है 40, कितना 40 मीटर। तो इसका सोल्यूशन कैसे हम यहाँ पे करेंगे बेटा, पार्ट नंबर सी, हियर बेटा साइड ऑफ स्क्वायर, हमारे पास में जो स्क्वायर का साइड है वो ए से हम डिनोट करते हैं बेटा, वो 40 मीटर है, कितना है 40 मीटर। देयरफॉर इट इज एरिया, इसका जो एरिया होता है बेटा वो ए इंटू ए स्क्वायर आता है, विच इज इक्वल टू ए इंटू ए, वो बेटा आएगा 40 मल्टीपल बाई 40, वो किसके बराबर आएगा 4 4 16, ठीक है। और कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो, 1600 बेटा, लेकिन यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर हो गया, या तो हम लिखेंगे 1600 स्क्वायर मीटर। इसका मतलब फिर से यही कि अगर हम ऐसे स्क्वायर लाएंगे जिसका हर एक साइड 1 मीटर होगा और उसके परिमीटर के इनसाइड में सरफेस का वैल्यू कितना आएगा 1 मीटर स्क्वायर, ऐसे 1600 स्क्वायर हमें जरूरत पड़ेगी इस पूरे स्क्वायर की सरफेस को ढकने के लिए। इसी का मतलब है कि इसका एरिया 1600 स्क्वायर मीटर है। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास में बेटा वो कुछ ऐसा है, the length and breadth of a room are 6 meter and 4 meter respectively. How many square
meters of carpet are required to completely cover the floor of the room. If the carpet costs us 240 per square meter, how much it will cost to cover the entire room? ठीक है, हमारे पास में एक रूम दिया गया है जिसकी लेंथ हमें दी गई है और ब्रेड्थ दी गई है। मान लीजिए वो रेक्टेंगुलर रूम ऐसा है जिसकी लेंथ हमें 6 मीटर और विड्थ दी गई है बेटा, ब्रेड्थ दी गई है 4 मीटर। कितनी? 4 मीटर। ठीक, हमें बताना पड़ेगा अगर हमें इसको कारपेट बिछाना होगा, क्या बिछाना होगा? कारपेट बिछाना होगा, तो कारपेट के कितने स्क्वायर मीटर्स हमें जरूरत पड़ेगी इस रेक्टेंगल की पूरी सरफेस को ढकने के लिए? कारपेट बिछाने के लिए कितने स्क्वायर मीटर्स हमें कारपेट का चाहिए, और उसके बाद में बताना है वो कारपेट अगर हम दुकान से लाएंगे और अगर दुकानदार उसको बेचता है, कारपेट की जो रेट है बेटा वो 240 में, 240 रुपीज में 1 मीटर स्क्वायर उस कारपेट का बेटा बेचता है। कितना? 1 मीटर स्क्वायर अगर उस कारपेट का देखा जाएगा, ठीक है, ऐसा कारपेट का पीस जिसका हर एक साइड बेटा कितना होगा? 1 मीटर। कितना होगा? 1 मीटर। उसका एरिया कितना होगा? 1 मीटर स्क्वायर। और हम उसी कारपेट का 1 मीटर स्क्वायर इतना खरीदेंगे किससे? दुकानदार से। वो कितने में देता है हमें? 240 में। हमें बताना पड़ेगा इसी रेक्टेंगुलर रूम के लिए जो कारपेट हम पूरे को बिछाएंगे वो कितने में हमें पड़ेगा, हाउ मच इट कॉस्ट फॉर अस टू कारपेटाइज दिस होल रूम। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन लिखने के लिए हम इसको स्टार्ट करेंगे बेटा। सोल्यूशन हम लिखेंगे यहां पे हियर डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर रूम। जो हमारे पास में ये रेक्टेंगुलर रूम है इसके डायमेंशंस क्या है? लेंथ इसकी बेटा है 6 मीटर और जो इसकी ब्रेड्थ है, विड्थ है, दैट्स 4 मीटर। ओके, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर एरिया ऑफ द कारपेट विच इज रिक्वायर्ड फॉर इट। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ कारपेट यूज्ड फॉर इट वो किसके बराबर आएगा? इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो किसके बराबर आएगा? दैट विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ बाय मींस ऑफ अलजेब्रिक फार्मूला, दैट इज 6 into 4। 6 4 24, लेकिन क्या आएगा बेटा? मीटर स्क्वायर। इट मीन दैट जो कारपेट हम इसको डालेंगे उसका एरिया कितना होना चाहिए? दैट शुड बी ऑफ एरिया 24 मीटर स्क्वायर। 24 मीटर स्क्वायर इतना एरिया उस कारपेट का होना चाहिए। उसके बाद में हमें क्या करना है? हमें बताना है कि अगर उस कारपेट का 1 मीटर स्क्वायर एरिया हमें कितने रुपीज में पड़ता है? 240 में। हमें बताना पड़ेगा कुल मिला के कितना रकम हमें देना पड़ेगा उस दुकानदार को जिससे हम ये खरीदेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा सिंस इट कॉस्ट्स 240 रुपीज फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ कारपेट। क्योंकि हमें कितना देना पड़ता है 1 मीटर स्क्वायर कारपेट के लिए? 240 रुपीज। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेट, CRPT कारपेट। देखिए बेटा वो आएगा बेटा एरिया ऑफ कारपेट मल्टीप्लाई बाय रेट। एरिया ऑफ कारपेट मल्टीपल क्या करेंगे बेटा? इसको मल्टीपल करेंगे हम बेटा रेट। ठीक है, क्या करेंगे? मल्टीपल एरिया ऑफ कारपेट मल्टीपल बाय रेट। कितने में बिकता है? एरिया ऑफ कारपेट हमने ऊपर निकाला 24 मीटर स्क्वायर, 24 विदाउट यूनिट्स लिखेंगे और फिर उसके बाद में मल्टीपल क्या करना है इसके साथ? 240 को। तो यहाँ पे हमें असल में क्या कैलकुलेट करना है? हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है 24 into 24। ये प्रोडक्ट हम कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे। 4 4 16, 4 2 8 आएगा बेटा। 4 4 16, 4 2 8 और एक कैरी वाला 1 वो 9 बन जाएगा। 2 4 8 और 2 2 4 आएगा। आएगा 6, 8 और 8 हो गए 16, 17, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, 4 7 6 क्योंकि इसके बाद में 0 1 लगेगा। ठीक है, इतने रुपीज में वो हमें कारपेट पड़ेगा। कितने में? दैट इज फिर से आप देखिए, फिर से बेटा यहाँ पे हमने जब ऐड किया था 8 और 8 हो गए बेटा 16 वो 16 और 1 17 4 और ये 5 आएगा बेटा। यहाँ पे 5 होगा, सॉरी यहाँ पे 576 आएगा बेटा। व्हाट 576 यहाँ पे आएगा। तो कुल मिला के जो कॉस्ट ऑफ कारपेट होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेट विल बी 5760 रुपीज। दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेट जो हमें
टोटल कॉस्ट होगा इस कारपेट का। थैंक यू बेटा।